हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 23 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। चलिए कल का क्विकली रिवीजन करते हैं। कल हम लोगों ने बात किया था कि फीफा की नवीनतम रैंकिंग जारी हुई है। भारत 99वें स्थान पर पहुंच गया है। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के शुभंकर के रूप में बोमन को चुना गया है। चेन्नई में से लॉन्च किया गया। और इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक बन गए हैं राकेश पाल। दलीप ट्रॉफी साउथ जोन ने जीत लिया है वेस्ट जोन को हरा करके। और अभी हाल ही में देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है एचडीएफसी बैंक। इसने टीसीएस को पीछे किया है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसे लिखा है रंजीत प्रताप ने। और अभी हाल ही में अंशुमन झिंगरण ये बन गए हैं दोस्तों नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय। और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के नए एमडी नियुक्त किए गए हैं सतपाल भानु और सिद्धार्थ मोहंती इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति जी ने अभी हाल ही में 4 नए न्यायाधीशों को नियुक्त किया है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। 4 हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। कल मैंने ये पोस्ट भी किया हुआ था और क्लास में आपको तो बताया ही था। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस हो गए आपके लिए कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया है रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर, वो भी डिटेल में। तो पहला क्वेश्चन है आज का आपका, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? तो आज यानी 23 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। प्रत्येक वर्ष ब्रॉडकास्टिंग को याद करते हुए इसके समझ लो कि योगदान को ध्यान में रखते हुए ये दिवस मनाया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग का क्या महत्व है? एक जगह से कोई इन्फॉर्मेशन पूरे देश भर में ऑल ओवर इंडिया में प्रसारित किया जाता है। ठीक है, तो रेडियो प्रसारण की जब शुरुआत हुई थी ना, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की जब शुरुआत हुई थी उसी की याद में ये दिवस हम लोग मनाते हैं। देखो, ऑल इंडिया रेडियो जिसे हम लोग आज जानते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना दरअसल 1927 में की गई थी। लेकिन जब 1927 में 23 जुलाई को यह स्थापित किया गया तब इसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जा रहा था। ये एक प्राइवेट कंपनी थी। आगे चल करके 1936 में इसको गवर्नमेंट किया गया और नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। ठीक है, तो ऑल इंडिया रेडियो जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AIR बोलते हैं, AIR बोलते हैं। ठीक है, तो इसी की पहली जो ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई थी 23 जुलाई को, उसी की याद में हम लोग 23 जुलाई को मनाते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। याद रहेगा। ये कुछ प्रमुख दिवस हैं जुलाई महीने से जिनका आपको रिवीजन करना है, कल मैं कराऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? वो बन गया है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान ने अभी हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक अपने विधानसभा में पारित किया हुआ है। इसमें क्या होगा? इसके तहत दोस्तों राजस्थान सरकार 100 दिन के तहत जो रोजगार गारंटी योजना होती है, जो मनरेगा के नाम से आप जानते हो, वो 100 दिनों का होता ही है, लेकिन अब उसे बढ़ा करके ये 125 दिनों का कर दिया है। यानी 25 दिन का अतिरिक्त जो है रोजगार गारंटी दिया जाएगा। तो न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक से क्या मतलब हुआ? न्यूनतम आय की गारंटी का विधेयक का मतलब ये हुआ कि मिनिमम कितना आय होगा ही होगा, ये निश्चित करेंगे राजस्थान की सरकार वहां के मजदूरों के लिए, नागरिकों के लिए। ठीक है, तो हर महीने न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन भी इसके तहत दिया जाएगा महिला लाभार्थियों को। ठीक है, विधवा भी होंगी अगर, या फिर जो विशेष योग्यजन होंगे या जो कोई अगर वृद्ध होगा उनको दिया जाएगा। तो ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मतलब कि इसमें कई सारी चीजें हैं इस विधेयक में, इस बिल में। अब ये बिल जो है अगर पास हो जाएगा तो उसके बाद ये एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये बन गया है देश का पहला राज्य। आपको अगर याद हो, राजस्थान ने ही राइट टू हेल्थ स्कीम शुरू किया था। राइट टू हेल्थ बिल भी लाया था। ये राइट टू हेल्थ बिल, ये क्या है? यानी स्वास्थ्य का अधिकार। तो स्वास्थ्य का अधिकार लाने वाला बिल लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये भी याद रखना आपको। वैसे अगर आपको मनरेगा के बारे में बताएं तो मनरेगा की शुरुआत नरेगा के नाम से हुई थी 2005 में, लेकिन आगे चल करके 2006 में इसको मनरेगा कर दिया गया। यानी कि इसके आगे महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। पहले रोजगार गारंटी योजना थी, फिर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना हो गई। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये आपसे। तो कब शुरुआत हुई थी ये योजना? 2005 में। ठीक है, लेकिन 2005 में नरेगा के नाम से शुरू हुई थी। फिलहाल अब राजस्थान की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान यहाँ पर। ठीक है, राजस्थान की राजधानी दोस्तों होती है जयपुर, जिसे हम लोग जानते हैं पिंक सिटी के नाम से, पिंक सिटी के नाम से। ठीक है,
तो राजस्थान अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत जी, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो पुष्कर झील है, राजसमंद है, जयसमंद है, पिछौला है, फतेह सागर है, ठीक है, और सांभर झील यहीं पर है। ओके, सरिस्का नेशनल पार्क है, यहाँ पर पूछा जाता है। रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है यहाँ पर। एक और अभी नेशनल पार्क का दर्जा पाया हुआ है रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क, ये भी आप नाम याद रखेंगे। घूमर, पनिहारी, कालबेलिया, गरबा नृत्य, गोगा नृत्य, ये प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हैं, ठीक है। देखो अब गरबा जो है ये मुख्यतः तो गुजरात का है ना, लेकिन कुछ रीजन में यहाँ पर भी मनाया जाता है। तो मुख्यतः अगर नृत्यों की बात करें तो घूमर, पानिहारी, कालबेलिया वगैरह है। वैसे यहाँ की अगर बात करें लोक कलाओं की, तो लोक कलाओं में मेहंदी याद रखना, आप मेहंदी याद रखना, रंगोली याद रखना, ये प्रमुख लोक कला है यहाँ की। जिलों की संख्या 33 है, विधानसभा में 200 सीट, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10 सीट जाती है। राजकीय पशु है ऊंट और राजकीय पक्षी है गोंडवान, राजकीय पुष्प है रोहिड़ा। अगला, आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आईसीसी विश्व कप 2023 ये भारत में आयोजित होना है और आज यानी कि 23 जुलाई को ट्रॉफी जो है ना, ये नवाबों के शहर लखनऊ में विराजमान है, ठीक है, आज यहीं पर है। देखिए अगर मौका लगेगा तो जाएंगे देखने और फोटो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर जो है शाहरुख खान को बनाया गया है और जहां जहां पर मैच होने हैं वहां पर ट्रॉफी जो है आज के टाइम पर घुमाई जा रही है। तो उसी की तर्ज पर आज जो है लखनऊ में है, इकाना स्टेडियम में ट्रॉफी वर्ल्ड कप की, ठीक है, भारत आयोजित कर रहा है। अक्टूबर में ये शुरू होने वाला है। तो शाहरुख खान को जिम्मेदारी दी गई है कि थोड़ा भाई आप अपने फैन फॉलोअर्स का यूज करो, इसको प्रमोट करो, थोड़ा सा हाइप जनरेट करो, ठीक है। तो शाहरुख खान जो है ये अपनी आवाज देंगे। जो कैंपेन चलाया जाएगा आईसीसी के द्वारा, इट टेक्स वन डे नाम से कैंपेन चलाएंगे और इसमें अपनी वॉइस ओवर देंगे। तो वर्ल्ड कप का आयोजन 5 अक्टूबर से शुरू होकर के 19 नवंबर तक होगा। भारत इस बार मेजबानी कर रहा है। कुल 10 टीमें इस बार इसमें हिस्सा ले रही हैं। भारत अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था भारत ने आईसीसी का ओडीआई वर्ल्ड कप। अगर अभी करंट विजेता की बात करें तो 2019 में पिछला वाला आयोजन हुआ था और उसकी विजेता इंग्लैंड रही थी। इंग्लैंड की टीम ने इयॉन मॉर्गन की कप्तानी में जीता था 2019 वाला यानी पिछला वर्ल्ड कप। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सबसे ज्यादा 5 बार वर्ल्ड कप जीत रखा है आईसीसी का, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेते हैं। जैसे एसिक्स की बनाई गई थी श्रद्धा कपूर, रिलायंस तीरा की सुहाना खान शाहरुख खान की ही बिटिया हैं, कियारा आडवाणी, करीना कपूर खान, ठीक है, ये बनाए गए थे। इको ट्रैंक प्रिंटर जो है रश्मिका मंदाना को, रेंगलर का स्मृति मंदाना को, ऋतिक रोशन जेब्रॉनिक्स टीवी के, सौरभ गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के, ये इंपॉर्टेंट है, विराट कोहली ड्यूरोफ्लक्स के और आलिया भट्ट गुच्ची की पहली भारतीय महिला बनी थी, इंपॉर्टेंट है। वैसे शाहरुख खान के बारे में अगर बात करें तो ये इसके अलावा ये बायजूस के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। बायजूस आप जानते ही हो। A23 गेमिंग के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विपक्षी दलों की 26 पार्टियों ने साथ मिलकर किस नाम से एक नया गठबंधन बनाया? तो विपक्षी दलों की 26 पार्टियों ने अभी बेंगलुरु में एक मीटिंग करी और उसके बाद इन सब ने एक महागठबंधन बनाया है और एक अलायंस का नाम रखा है। ये नाम आपसे पूछा जाएगा। इसका नाम रखा गया है इंडिया। इंडिया नाम रखने की वजह से ये कंट्रोवर्सी में भी आ गई है और केस वगैरह भी फाइल हो गया है, मतलब कि FIR वगैरह भी इसको लेकर के हो गया है। इंडिया क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर देखो द हिंदू का आर्टिकल है, कंप्लेंट फाइल अगेंस्ट 26 अपोजिशन पार्टीज फॉर नेमिंग अलायंस इंडिया। इस अलायंस का नाम ये लोग इंडिया रखे हैं और फिर इस पर देखो कंप्लेंट वगैरह भी हो रही है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये जो अलायंस होती है इसका नाम कैसे रखा जाता है, क्यों रखा जाता है और कौन कौन से अलायंस हैं इंडिया में, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो कब कब ये बैठक हुई, याद रखना 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में ये कर्नाटक में बैठक हुई। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बन जाता है कि कहां पर बैठक हुई जब फैसला लिया गया कि इंडिया का गठन किया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म आप बता दोगे, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये इसका फुल फॉर्म बना करके बताया गया है, ठीक है। कितनी पार्टियों का गठबंधन है? तो शुरुआती दौर में अभी के लिए 26 पार्टियां हैं। हो सकता है इन फ्यूचर कुछ और पार्टियां ऐड हो सकता है इन फ्यूचर कुछ और पार्टियां निकले यहां से, ठीक है, ये होता रहता है, ठीक है। अच्छा, अभी तक कौन कौन सी पार्टी को गठबंधन हुआ करता था? अभी तक देखो सत्ता पक्ष जो है यानी कि बीजेपी की गठबंधनवादी पार्टी जिसकी सरकार है उसकी अलायंस को NDA कहते हैं।
एनडीए बोले तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। और वहीं विपक्ष ने जो गठबंधन अभी तक बनाया था उसकी गठबंधन पार्टी का नाम था यूपीए। यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। अब देखो ये दोनों का गठन ना समझ लो कि 1998-99 के आसपास में हुआ था। 1998-99 के आसपास सबसे पहला आइडिया जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का था एनडीए के गठन का। तो एनडीए का जब गठन हुआ उसके बाद यूपीए भी गठित किया गया। एनडीए के गठन के पीछे का मकसद ये था कि जो बीजेपी पार्टी है, ठीक है, बीजेपी पार्टी कुछ और जो पार्टियां हैं उनके साथ अपना एक गठबंधन बनाए, लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशन बनाए, लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशन बनाए। और उसको एक मतलब ऐसा ना समझा जाए कि चलो हम तो आपके साथ सपोर्ट करके आपके सरकार बना रहे हैं, कल को हम कभी भी हमारा मन किया तो फिर हम जो है दूसरे के साथ निकल जाएंगे या आपकी पार्टी छोड़ देंगे, ऐसा ना हो। इसलिए इन्होंने एक इकोसिस्टम ऐसा बनाया कि हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है। तो बीजेपी और कुछ और जो सहयोगी दल हैं वो सब मिल करके लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप के लिए एनडीए का गठन किए। सेम ऐसे ही फिर कांग्रेस ने किया कि चलो हम लोग भी कुछ पार्टियों को मिला करके एक लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप के लिए एक अलायंस बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं यूपीए, ठीक है। तो उन्होंने यूपीए बनाया। अब ऐसे ही सिचुएशन एक बार फिर से आन पड़ी है और अब इसी को लेकर के इंडिया का गठन किया गया है। यानी ये जो पार्टियां हैं ये सब अब मिल करके इंडिया का गठन कर रही हैं, यानी कि इंडिया का जो है इस अलायंस में शामिल हो रही हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब मैं इंडिया बोल रहा हूं तो इसका मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है, ठीक है। अच्छा, अब इसको लेकर के कंप्लेन वगैरह क्यों हो रही है तो देखिए समझिएगा इस बात को। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, और वो एनडीए का सपोर्टर है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है वो एनडीए का यानी कि बीजेपी वाली पार्टी का सपोर्टर है। अब वो कह रहा है कि वो इंडिया का विरोधी है। अगर वो कहेगा इंडिया का विरोधी है यानी इस पार्टी का विरोधी है तो ऐसा नहीं साउंड कर रहा है कि वो देश विरोधी है, मतलब कि वो भारत का विरोधी है, ऐसा लगेगा जैसे कि वो भारत का विरोधी है। और अगर वो कहेगा कि इंडिया का सपोर्टर है तो फिर उसका ऐसा भी मतलब निकाला जा सकता है कि मतलब एनडीए जो है इसके विरोध में इंडिया का इसका सपोर्टर है। तो ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन टाइप का ज्यादा हो गया है और इसको लेकर के कि कैसे कोई इसका नाम ऐसा रख सकता है, इसको लेकर के बवाल हो रहा है, विवाद हो रहा है, ठीक है। तो हालांकि लोग जो इनकी तरफ वाले हैं वो ये तर्क दे रहे हैं कि भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो हैं जिसमें इंडिया का नाम है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया का नाम रखती हैं, तो हम क्यों नहीं रख सकते हैं। फिलहाल जो भी है वो मामला कोर्ट में होगा, उसका डिसीजन जो भी आएगा वो तो बात की बात होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में विदेश मंत्रालय ने इंडोनेशिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो देखो इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं संदीप चक्रवर्ती जी। संदीप चक्रवर्ती यहाँ पर देखिए ये आईएफएस रैंक के अधिकारी हैं और ये इंडिया के न्यू एम्बेसडर होंगे टू इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक देश है जहां से भारत आज के टाइम पर कोयला और पाम ऑयल जो है इसका बहुत बड़ा इंपोर्टर है, खरीदार है, ठीक है। भारत इंडोनेशिया से खरीदता है कोयला वगैरह और खनिज, रबर, लुगदी, कागज, हाइड्रोकार्बन, इन सब का व्यापार होता है अपना इंडोनेशिया से। तो अभी हाल ही में जो संदीप चक्रवर्ती हैं जो कि वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में संयुक्त सचिव हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, इनको इंडोनेशिया में अगला एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब इंडोनेशिया आया है, चलिए देख लेते हैं इंडोनेशिया है कहाँ। तो वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से ना आपको इधर आना है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, तो इधर आओगे आप तो ये एक देश मिलेगा आपको। अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, बड़ा लंबा देश है ये एक्चुअली में। देखिए यहाँ पर आपको ऊपर लिखा दिखेगा मलेशिया, है ना, लेकिन नीचे आपको सिंगापुर दिखेगा और ये जो आपको नहीं दिख रहा है जहां पर नाम नहीं लिखा गया है ये पूरा यहाँ से ले लो, ये पोर्शन भी ले लो, ये इधर इधर यहाँ पापुआ न्यू गिनी के पहले तक इतना पूरा पोर्शन है इंडोनेशिया, ठीक है। यहाँ पर पेन नहीं चल सकता, नहीं तो मैं हाईलाइट करके दिखाता आपको। तो समझिए ये द्वीप, ठीक है, जावा, सुमात्रा, उसके बाद इधर वाला, फिर ये पूरा का पूरा जितने भी छोटे छोटे द्वीप है ना ये सब आते हैं इंडोनेशिया में। और इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको मलेशिया में ले लो और यहाँ पर सिंगापुर जो है बहुत ही छोटी एक सिटी है, यहाँ पर ये सिंगापुर छोटा सा है, ठीक है। तो बाकी मलेशिया और इंडोनेशिया इधर फैला हुआ है। वैसे यहाँ पर आपको कैपिटल जकार्ता दिखेगी, विकिपीडिया पर भी अभी आप सर्च करोगे तो जकार्ता ही दिखेगा, लेकिन इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो वेस्ट कलिमंतन द्वीप पर नुसंतारा बना दी गई है, ठीक है। तो समझिएगा कि अब आने वाली जो राजधानी है वो नुसंतारा होने वाली है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब इंडोनेशिया की करेंसी क्या होती है, इंडोनेशिया की रुपया होती है। जोको विडोडो इसके प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में। और अगर आपको याद हो अभी 42वीं आसियान की समिट हुई थी और
ये इंडोनेशिया के जकार्ता में हुई थी। वैसे हेडक्वार्टर भी आसियान का यहीं पर है। पिछला वाला G20 समिट भी यहीं पर हुआ था। अगला, किस देश की फेरी सर्विस के जरिए भारत से जोड़ने का करार किया गया? तो अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका ने दोस्तों फेरी सर्विस से जुड़ने के लिए एक करार किया है, या कहीं कि एक समझौता किया है। देखो, इंडिया श्रीलंका ज्वाइंट कमेटी डिस्कस रिजम्पशन ऑफ फेरी सर्विसेज। तो फेरी सर्विसेज इंडिया और श्रीलंका के बीच में शुरू की जाएगी। और साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट किया गया है। पीएम मोदी जी ने अभी हाल ही में अनाउंस करके बताया कि हो सकता है आने वाले टाइम पर एक लैंड ब्रिज जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थापित किया जाए। ठीक है, लैंड ब्रिज मतलब मिट्टी का पुल। अब समझ रहे हो आप कहां पर जा रहे हैं बात। ठीक है, राम सेतु की तरफ जैसे था। ठीक है, तो हो सकता है उसके बगल बनाया जाए, हो सकता है या फिर उसी को आगे चल करके इन फ्यूचर बनाया जाए। फिलहाल अभी उसकी कोई डील, उसके के लिए कोई समझौता नहीं हुआ है, अभी वो बातचीत में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर फेरी सर्विस जो है ये शुरू करने की बात की गई है, वो भी अगले महीने से। तो जाफना जिले में कंकेई तुरई बंदरगाह और पुडुचेरी के बीच फेरी यात्रा सेवा शुरू की जाएगी। 300 से 400 यात्रियों को ये ले जाएगा और गंतव्यों के बीच 3.5 घंटे का समय, 3.3 घंटे का समय ही लगेगा। फेरी सर्विसेज क्या है देखिए, कुछ इस प्रकार से जो शिप्स की वजह से जाते हैं, जो यात्रा करते हैं, उन्हें कहते हैं फेरी सर्विसेज की यात्रा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया है प्रोफेसर थलापिल्ले प्रदीप को। प्रोफेसर थलापिल्ले प्रदीप जो हैं ये आईआईटी मद्रास में हैं। आईआईटी मद्रास में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर हैं। तो इनको अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर इंडिया टुडे का आर्टिकल है, आईआईटी प्रोफेसर विन ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन विद एनी अवार्ड फॉर क्लीन वाटर इनोवेशन। तो क्लीन वाटर इनोवेशन के लिए इनको दिया गया है। देखिए, एनी पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा सीमाएं और उन्नत पर्यावरण समाधान। तो इनको उन्नत पर्यावरण समाधान के लिए ही दिया गया है, मतलब इस कैटेगरी में इनको दिया गया है। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं। अगला, हाल ही में किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन में सबसे तेज स्मैश मारने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों भारतीय खिलाड़ी हैं, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। इन्होंने अभी हाल ही में सबसे तेज स्पीड से स्मैश मारा है। स्मैश मतलब जो हिट किया जाता है ना बैडमिंटन में, वही हिट इन्होंने किया है। और वो जो है आज तक के इतिहास का सबसे फास्टेस्ट हिट था, सबसे फास्टेस्ट स्मैश था। ठीक है, एक तो स्मैश जो वर्ड मिल रहा है ना, इसको याद रख लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है। जो खेल और शब्दावली होती है उसमें से पूछा जाता है स्मैश जो है शब्द किस खेल से संबंधित है। तो स्मैश जो होता है एक तो वॉलीबॉल में भी यूज होता है और एक बैडमिंटन में भी यूज होता है। ठीक है, तो बैडमिंटन और वॉलीबॉल दोनों में यूज होता है, ये बात ध्यान रखिएगा इस वर्ड को। यहाँ पर अगर बात करें हम लोग सात्विक साईराज रंकीरेड्डी का, तो इन्होंने 565 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये स्मैश किया था। इससे पहले 2013 में एक रिकॉर्ड बनाया था मलेशिया के खिलाड़ी टैन बून हांगो ने। इन्होंने 2013 में 493 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्मैश किया था। तो इनका रिकॉर्ड तो ये तोड़ दिए हैं। ठीक है, भारतीय खिलाड़ी हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी बैडमिंटन के। अगला, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी कौन बने? तो सबसे ज्यादा रन के मामले में 5वें सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। इंटरेस्टिंग बात यह है, क्वेश्चन इसलिए बना है क्योंकि इनके आसपास कोई और खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो वर्तमान में खेल रहा हो। यानी जो ऊपर के सब हैं 4 और जो नीचे के आसपास के हैं वो सब रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विराट कोहली जो हैं ये इन्होंने बहुत सारे वैसे रिकॉर्ड बनाए हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने जैक कैलिस का रिकॉर्ड तोड़ा है। जैक कैलिस कौन है? जैक कैलिस ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी थे, लीजेंड खिलाड़ी थे, ऑलराउंडर थे। तो इनका रिकॉर्ड ये तोड़े हैं। 25,548 प्लस रन जो है 500 मैच में इनके हो चुके हैं। अच्छा, अब कई रिकॉर्ड जैसे मैंने बताया बनाए हैं विराट कोहली ने। तो विराट कोहली के जो अलग अलग रिकॉर्ड हैं जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखिएगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कई सारे बनेंगे। देखो, एक तो इन्होंने अपना 500वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पूरा किया। तो 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच ये खेलने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, भारत के। इसके अलावा 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच में इन्होंने शतक लगा दिया। तो 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली। इसके अलावा अभी तक इनके दोस्तों 25,548 रन हो चुके हैं। इनसे ऊपर सिर्फ एक भारतीय हैं, वो हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और उनके तो 34,000 से ज्यादा रन हो चुके हैं फिलहाल, और वो अभी आगे भी हैं, 664 मैच खेल चुके हैं और ये 500वें मैच पर हैं और अभी इनका करियर चल भी रहा है। फिलहाल
इनसे ऊपर जो है देखो 5वें स्थान पर ये हैं, लेकिन चौथे स्थान पर आने में इनको देर नहीं लगेगी। हो सकता है ये जो मैच चल रहा है इसी मैच में, अगले मैच में ये रिकॉर्ड पूरा करने, क्योंकि केवल 200 के आसपास में रन ज्यादा हैं इनसे ऊपर के, शायद महिला जयवर्धने हैं वो 200 रन से आसपास में हैं, उनको ये पीछे कर देंगे विराट कोहली। ठीक है, तो ये चौथे बन जाएंगे। उसके बाद जो गैप है वो लंबा है। फिलहाल विराट कोहली ने कब डेब्यू किया था? 2018 में किया था, श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था इन्होंने, ये बात ध्यान रखना। अभी तक इनके 76 शतक हो चुके हैं। ठीक है, अभी देखो 76वां शतक इन्होंने लगा दिया। अभी 75 शतक इनके थे, अभी 76वें इनके हो गए। तो सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भी ये खिलाड़ी बन गए हैं, और वैसे ये दूसरे सबसे ज्यादा दुनिया में खिलाड़ी बन गए हैं शतक लगाने वाले। ठीक है, 100 शतक है सचिन तेंदुलकर के नाम, और उसके बाद दूसरे सबसे ज्यादा 76 शतक है विराट कोहली के नाम। ठीक, चलो आगे। किस पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी मास्टर पॉप गायक टोनी बेनेट का निधन हो गया? टोनी बेनेट जो है बहुत ही फेमस दोस्तों पॉप सिंगर थे, अमेरिका के थे, और इनको ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। वो भी कितनी बार? 20 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। एमी अवार्ड इनको मिल चुका था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीत चुके थे, और इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो इनका 96 वर्ष की उम्र में अभी निधन हो गया है। 88 साल की उम्र में 2014 में इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया था, एक अलग टाइप का। इन्होंने ना बिलबोर्ड 200 के चार्ट पर नंबर 1 एल्बम के साथ सबसे उम्रदराज जीवित कलाकार बनने का रिकॉर्ड बनाया था। लेडी गागा के साथ इन्होंने परफॉर्म किया था। ठीक है, तो बहुत ही फेमस थे वहां पर टोनी बेनेट, इनका निधन हो गया है। अब ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, अगर आपको लगता है कि हाँ पढ़ने से समझ में आ जाता है, करंट अफेयर दिमाग में घुस जाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 1 महीने भी फॉलो कर लिए तो समझ लो आपका जीएस पढ़ने का एक्सपीरियंस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे रिवीजन सेक्शन की। तो रिवीजन कर रहे थे हम लोग, 68वें दिन पर पहुंचे थे। केंद्र सरकार ने चीता स्थानांतरण समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय अभी निगरानी समिति बनाई है। आप जान रहे हो चीतों की मृत्यु लगातार होती जा रही है। 2023-24 के लिए सीआईआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया आर दिनेश को, और अभी हाल ही में PCIM&H ई ऑफिस और ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया। आरबीआई ने मराठा सहकारी बैंक को कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय की मंजूरी दी है। 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने में सक्षम बनाने वाला डिजिटल भुगतान ऐप बन गया फोन पे। और अभी मैग्नस कार्लसन जो है, इन्होंने सुपर बेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड का खिताब जीता है। अभी हाल ही में पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग के ने स्कॉच सिल्वर मेडल जीता है चंडीगढ़ में। फीचर फोन के उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई भुगतान सक्षम बनाने के लिए गपसप.io ने अभी हाल ही में एक समाधान पेश किया है। और सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार अभी दाम नाम का एक वायरस है जो फैल रहा है, जो एंड्रॉइड फोन से डेटा चुराने का मामला आ रहा है इससे रिलेटेड। मशहूर सिंगर टीना टर्नर का निधन हो गया। ये 12 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है 28 मई को। ठीक है, अच्छा पीएम मोदी को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं इस पर मैंने कल वीडियो दी है, पीएम अवार्ड, इसको याद रख लीजिए, देख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और अगली वाली जो वीडियो आने वाली है वो मैं उद्घाटन और जो कहते हैं शिलान्यास, उन सब का कवर करवाऊंगा। तो अगली वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और ये जो पिछली वीडियो है इसको जरूर देख लीजिए, दोनों से क्वेश्चन बनेंगे। एडीबी ने किस राज्य के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए $141 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए? आंध्र प्रदेश। भारत की अगली जनगणना फॉर्म में 6 धर्मों का विकल्प दिया गया है। और अभी हाल ही में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए वैश्विक ट्रैकर को मंजूरी दी गई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस के द्वारा। अभी हाल ही में FSSAI के द्वारा दूध और दुग्ध उत्पादों की राष्ट्रव्यापी निगरानी की घोषणा की गई। इसके तहत जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट हैं उनको फिर से एक प्रकार से उनके मानकों को चेक किया जाएगा। नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का लॉन्च किया गया, पीएम मोदी ने लॉन्च किया इसे। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक हुई। इसकी थीम डेवलप्ड इंडिया एट 2047 रोल ऑफ टीम इंडिया रखा गया। 31 मई से 3 जून 2023 तक नेपाल के जो प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने भारत का दौरा किया। वैज्ञानिकों ने एक वायरलेस डिजिटल ब्रिज नाम से मशीन बनाई है, जिससे सोचने के बाद लकवाग्रस्त व्यक्ति चलना शुरू कर देता है। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच आईपीएल का फाइनल मुकाबला ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला गया अहमदाबाद में। चेन्नई सुपर किंग विजेता रही, चेन्नई ने 4थी बार टूर्नामेंट जीता। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चन की। कल मैंने जो आपसे पूछा था क्वेश्चन, भारत की जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी पहली बार? तो 1872 में सबसे पहली बार हुई थी, लॉर्ड मेयो का शासनकाल था।
आगे चल करके लॉर्ड रिपन के टाइम पर 1881 में रेगुलर जनगणना की शुरुआत हुई। ध्यान रखिएगा, कल कुछ लोगों ने गलत आंसर कर दिया था। तो 1881 में रेगुलर जनगणना की शुरुआत हुई। 1872 में पहली वाली जनगणना की गई थी। रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है सूरत को, डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा डायमंड जो है पॉलिश यहीं पर किए जाते हैं। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले भारतीय कौन बने। साथ ही साथ गुजरात हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं ये भी बता दीजिएगा। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना। जीएस सफलता बैच लेना चाहते हो तो इसको एनरोल कर सकते हो। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।